हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे PYQs, जिसमें मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के हम क्वेश्चन बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें एक टॉपिक कौन सा है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज यहाँ पे PYQ सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे RNA वर्ल्ड से जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं और DNA रेप्लिकेशन से जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। ये पिछले बहुत सालों के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें एग्जैक्टली एज इट इज याद ही रख लेने हैं। तो ध्यान से मेरी बात एक एक सुनते जाइएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि RNA वर्ल्ड और DNA रेप्लिकेशन होगा क्या। तो RNA वर्ल्ड का मतलब बेटा ये है कि DNA से जो RNA बनता है, DNA से जो RNA फॉर्मेशन होता है और वो RNA आगे चल के क्या क्या एक्टिविटी करता है, कितने टाइप के RNA होते हैं, किस तरीके से कौन से RNA का क्या नाम है, उसे अपन RNA वर्ल्ड बोलते हैं। RNA किस तरीके से रिएक्ट करता है इस नेचर में। और रेप्लिकेशन का मतलब है DNA से DNA कैसे बनता है। अब DNA से DNA बनने की प्रोसेस को हम DNA डुप्लीकेशन और DNA रेप्लिकेशन यहाँ पे बोलते हैं। यही टॉपिक है जिसपे नीट में आए हुए जितने भी PYQs है उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात आप सुनते चले जाना, एक एक करके हम डिस्कस करते चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन। पहली बार सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA, ये NCERT की लाइन है। जो सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि जैसे ये DNA है, जैसे बेटा ये DNA है, इस DNA का आधा पार्ट कंजर्व रहता है। तो मिशेल्सन स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या बनाया गया है, NCERT में फ्लो चार्ट नहीं बनाया गया जिसमें एक ई कोलाई बैक्टीरिया को 20 मिनट बाद में, फिर 20 मिनट बाद में, फिर 20 मिनट बाद में, ऐसे 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट वहां पे दे रखा है। और उसके बाद में एक स्टूडेंट को यहाँ पे हेवी DNA मतलब हेवी पार्ट बनाया गया और एक को लाइट पार्ट बनाया गया। और उसके बाद में उसे उस एक मीडियम में जिसमें N14 वाले मीडियम में ग्रो करा के रेप्लिकेशन करा के चेक किया, तो पता लगा कि ये जो पार्ट हेवी वाला पार्ट है वो हमेशा एक जनरेशन में प्रेजेंट रहता ही है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या चला जाएगा बेटा, इसीसिया कोलाई। इसका अगर आपको सॉल्यूशन देखना है, इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन बेटा अगर देखना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई कोलाई वॉज फर्स्ट ओनली, देखो मैं ये वाले सॉल्यूशन को पूरी तरह से दिखा देता हूं और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। ई कोलाई वाज ओनली, ई कोलाई में ये बेस पेयर है। कौन सा बेस पेयर, 4.6 × 10⁶ है, ये 10⁶ है, यहाँ पे 106 नहीं है। पेयर एंड कंप्लीट द प्रोसेस इट रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। 18 मिनट में कंप्लीट मतलब रेप्लिकेशन कंप्लीट कर जाता है। देन इन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली, ये बोलता है कि अब ये NCERT की लाइन है, ये बोलता है कि इतने बेस पेयर है और जो ये पर मिनट कितने यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कितनी है। तो NCERT में ये सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे टाइम खराब करने के लिए दिया हुआ है। NCERT का सीधा सीधा डेटा है कि जो बैक्टीरिया है उसकी सेल में जो रेप्लिकेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कितनी है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। 2000 बेस पेयर पर सेकंड की हिसाब से नया DNA बना देता है। इसीलिए वो 18 मिनट में जस्ट डबल कर जाता है अपने DNA को। इसका भी अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसके इस क्वेश्चन को आप पढ़ के और सॉल्यूशन को पढ़ के आगे बढ़ो। तो है नेक्स्ट क्वेश्चन दे 3 days to 5 days फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ पे होती है, DNA में न्यूक्लियोटाइड के बीच में होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड के बीच में इनसाइड ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू ज्वाइन। क्या ज्वाइनिंग करता है भाई, ये 5 और 3 जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो किस किस को ज्वाइन करता है। देखो एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, फिर नीचे वाले में भी फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऊपर वाली शुगर के साथ में कहां पे बॉन्ड होता है, तो 2 नंबर पे तो हमने जब राइबो शुगर से डिऑक्सी राइबो शुगर बनाया था तो 2 नंबर से तो हमने ऑक्सीजन निकाल दिया था। 3 नंबर पे OH ग्रुप फ्री है। यहां वाला OH और फॉस्फेट ग्रुप का OH, अगर आपने DNA रेप्लिकेशन या फिर DNA को ध्यान से पढ़ रखा तो आप इस बात को पूरी तरह से समझ पाओगे। 3 नंबर पे OH ग्रुप नीचे लगा हुआ है, फॉस्फेट का OH ग्रुप ऊपर लगा होगा, तो वहां से एक H2 रिमूव हो जाएगा और एक नया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 न्यूक्लियोटाइड पार्ट जो है वो अनदर न्यूक्लियोटाइड पार्ट के साथ में बॉन्ड बनाता है, उसे अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बात बताती। इसका सोल्यूशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और फिर आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। फिर है 10 ई कोलाई, 10 यानी 10 ई कोलाई सेल विद इन N15, मतलब हेवी DNA की बात करें, हेवी dsDNA आर इंक्लूडेड इन मीडियम कंटेनिंग 14 N14 न्यूक्लियोटाइड आफ्टर 60 मिनट। ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आया घूम के। हाउ मेनी ई कोलाई सेल्स विद इन हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15। अब देखो ये बात क्या बोल रहा है, ये बात ये बोल रहा है कि हमारे पास में 10 ई कोलाई बैक्टीरिया है। 10 कौन है, ई कोलाई बैक्टीरिया, और उसके पास में
यहाँ पे अगर बात करें कि 60 मिनट के बाद में 60 मिनट के बाद में 60 मिनट के बाद में, तो हमें पता है कि एवरी 20 मिनट में ये जस्ट डबल कर जाता है। जस्ट डबल करने का मतलब कि इसका जस्ट डबल नंबर बन जाता है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे टोटली जो यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ फ्रॉम N14 से फ्री जितने भी स्टूडेंट है उनका नंबर आप बता सकते हैं। अब कुल मिला के हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन कैपेसिटी, रेप्लिकेशन नंबर, तो सेल का नंबर कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख लो कि भाई 10 है, 10 के बाद में यहाँ पे 20 मिनट बाद में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फिर अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, 40, और अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो कुल मिला के 80 हो जाएंगे। इसका मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बेटा दे नहीं रखा, तो इसका आंसर ये ना हो कि मेरे हिसाब से इसका आंसर जाएगा 80 इसका नंबर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो ई कोलाई से फ्री यहाँ पे नंबर पूछ रहा है किसके, ई कोलाई विद हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N14। तो N14 से फ्री जो नंबर है, तो 80 में से यहाँ पे बेटा 20% तो बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 50%, यहाँ पे हो जाएगा 75%, यहाँ पे हो जाएगा 25। तो 25% जो है तो 75 बचेगा, तो 80 का 75% 60 होना चाहिए। इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर साइज 60 होगा। एक बार आप इसे क्रॉस चेक जरूर करिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा। टेलर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन जो टेक्निक है बेटा, उसको कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, विषय फाबा पे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जी ये जो बेटा सॉल्यूशन है इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड जॉइनिंग एंजाइम। अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का एक पार्ट में क्या होता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, शुगर के साथ में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। अब ये वाला पार्ट, ये पूरे पार्ट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, इस शुगर से नीचे वाला फॉस्फेट ग्रुप चिपकेगा, फिर ऐसे शुगर आएगा और फिर ऐसे नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये डीएनए का तो पार्ट है। तो डीएनए से अगर ज्वाइन करना चाहता है, डीएनए का पार्ट डीएनए के पार्ट से ज्वाइन करना चाहता है, तो यहाँ पे हमें डीएनए लाइगेज क्या चाहिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए, जो कि यहाँ पे सी आंसर में दे रखा है। क्या आपको बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो हम इसका ये वाला पार्ट पढ़ के और आगे बढ़ सकते हैं। अब आया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आपके एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को एक को भी सोल्व नहीं कर पाओगे। देखो पहला स्टेटमेंट है बेटा, डीएनए पॉलीमराइज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन किधर से किधर है इसकी, 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। ये एकदम सही बात है कि जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन 5 to 3 ही जाता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बेटा ऐसी एक्टिविटी करता है कि वो 5 से 3 की ओर ही नया डीएनए सिंथेसिस करता है। फिर है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस व्हाइल द अदर स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस। हाँ, जिसमें वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो एक फ्रेगमेंट में कंटिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक में डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला इसका आंसर बेटा सही चला जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? अगर आपको बेटा बात समझ में आई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द एरर इन अबाउट डायग्राम। इस डायग्राम में क्या गलती है? इस डायग्राम में गलती बेटा, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो ये यहाँ पे ऐसे डीएनए स्ट्रैंड बना रखा है, ये रेप्लिकेशन फोक जिसे अपन बोलते हैं वो बना रखा है। यहाँ पे 3 डेज बना रखा है, यहाँ पे 5 डेज बना रखा है। इसके बाद में बेटा यहाँ से यहाँ पे लिख रखा है 3 डेज और यहाँ पे लिख रखा है फिर डीएनए ऐसे बन रहा है। और इधर क्या लिख रखा है बेटा, यहाँ पे लिख रखा है 3 डेज और यहाँ पे डीएनए डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 3 डेज वाले पार्ट से डीएनए सिंथेसिस किया जा रहा है। और डीएनए, नया डीएनए कहां से कहां पे बनता है, 5 डेज से 3 डेज बनता है। तो 5 डेज से 3 डेज तो बन रहा है, लेकिन यहां पे 3 डेज लिख रखा है, तो 3 डेज से 5 डेज नहीं बनता है। तो बोलता है प्रायोरिटी इज इनकरेक्ट। प्रायोरिटी मतलब डीएनए सिंथेसिस की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इनकरेक्ट है, जो कि यहाँ पे 5 डेज और यहाँ पे बेटा 3 डेज होना चाहिए, जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। तो प्रायोरिटी जो है वो इनकरेक्ट है। ये डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क में आप इजीली बता सकते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है नहीं बेटा ये। इसका ये यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से कि लेगिंग स्ट्रैंड लॉगिंग स्ट्रैंड जो भी है वो यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है, ई कोलाई रिगार्डिंग प्रोसेस द रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोला है द डीएनए रेप्लिकेशन
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट 5 डेज, ये बात सही है, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल सही बात है। कैटालाइज पॉलीमराइजेशन बिल्कुल सही। 5 to 3 days एज वेल एज 3 नहीं, एज वेल एज नहीं, उल्टा होता है वो, जो कि डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। फिर है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल। कैटालाइज पॉलीमराइजेशन 5 days to 3 days ओनली, ये बात सही है कि एक ही डायरेक्शन में 5 to 3 days में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आगे वाले पार्ट में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए पॉलीमराइजेशन 3 to 5 देर का, जो कि गलत है, तो इसका आंसर सीधा सीधा बेटा थर्ड चला जाएगा। रेप्लिकेशन फर्क में आपको पता ही होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम, उसके नखरे एक ही तो नखरा है उसका, क्या नखरा है उसका बेटा, वो 5 to 3 ही जाता है, बस एक ही तरीके से वो डीएनए सिंथेसिस कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लिंक कैसे कर जाता है। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट बाय डीएनए को, डीएनए से मतलब न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे, डीएनए लाइगेज बेटा यहाँ पे चाहिए। तो डीएनए लाइगेज इसका आंसर चला जाएगा, तो इसका आंसर फोर्थ है, सॉरी डी इसका आंसर है फोर्थ क्या इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ही कुछ आंसर आपको बता देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन किधर सही हो रहा है। तो अगर आपको मैं ऐसे डायग्राम बना के दिखा दूं कि जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन फोर्क है, इसे हम 5 days बोले, इसे हम 3 days बोले, आप मैच करा के देख लेना किधर भी, ये 5 days हो तो यहाँ पे 3 days होगा, यहाँ पे बेटा 3 days हो तो यहाँ पे 5 days होगा। अब देखो, अगर मैं बोलूँ ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन नया डीएनए बनेगा तो 5 to 3 बनता है, तो 5 to 3 बेटा जो भी बनेगा वो तो कंटिन्यूस बनेगा। यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो ऐसे होगा, फ्रेगमेंट्स में होगा, क्योंकि जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होता चला जाएगा, 5 to 3 5 to 3। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है वो किसके साथ में करेक्टली मैच कर पा रहा है, उसी के जैसा क्या बन जाएगा, नया डीएनए बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ये वाले में यहाँ पे 3 to 5 देर का, ये भी नहीं जाएगा। इसके जैसा कौन सा है, इसके जैसा शायद मेरे को ये दिख रहा है, 5 to 3 5 to 3, यहाँ पे 5 to 3 5 to 3, ये 5 to 3 जा रहा है, 5 to 3 इधर जा रहा है, और ये 5 to 3 इधर जा रहा है। हाँ ये भी सही है, और ये भी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 दिखा रहा है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। तो सी इसका आंसर सही नहीं है, इसका आंसर बेटा डी ही सही है, जो इस डायग्राम से आप मैच करके जरूर चेक कर सकते हैं। इसका आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बैक्टीरिया आर ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 15 फॉर मेनी जनरेशन एंड ऑल दैट डीएनए कंटेंट मेनी हैव नाइट्रोजन ओनली, द बैक्टीरियम ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल मीडियम अलाउ द डुप्लीकेशन आफ्टर 2 division, द हेवी डीएनए इज लाइकली टू बी दैट। हेवी डीएनए जो होगा बेटा, वो यहाँ पे क्या क्या बोला, ओनली 1 डॉटर सेल विल हैव हेवी डीएनए, नहीं एक ही डॉटर सेल में नहीं होगा, दोनों डॉटर सेल में हेवी डीएनए चला जाएगा। 2 डॉटर सेल हैव नॉर्मल डीएनए, हाँ 2 डॉटर सेल में नॉर्मल डीएनए होगा, फिर उसके बाद अदर 2 डॉटर सेल बोथ नॉर्मल एंड हेवी डीएनए। देखो अगर मैं बोलूं कि एक डीएनए है, एक डीएनए का 2 बार यहाँ पे बता रहा है कि दो बार प्रोसेस, तो एक को मैं यहाँ पे N14 को क्या बोल दूंगा, ये N15 है और एक बेटा N14 है, तो 1 से 2 बना पहले, 1 से 2 बनने में क्या हुआ, ये 2 पहले ये हेवी डीएनए तो था, पूरा हेवी डीएनए, तो पहली बार में दोनों के पास में क्या चला जाएगा, हेवी पार्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नया स्टैंड बना है, नया स्टैंड का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, चलो कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला नया स्टैंड है, फिर नया स्टैंड यहाँ पे नीचे बना देते हैं। अब देखो कुल मिला के बात ये हुई, कुल मिला के बात बेटा ये है कि ये दो डीएनए, इसमें एक यहाँ पे लाइट है, एक हेवी, एक लाइट एक हेवी और लाइट है। अब नेक्स्ट जनरेशन जब बनेगी तो 2 में से, यहाँ से 2 से 4 सेल बनेगी, 4 में से 2 में हेवी होगा, 2 में लाइट होगा। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, इसका बी आंसर चला जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो यहाँ से सॉल्यूशन पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज फर्स्ट शोन बाय, ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इकोलाई बैक्टीरिया पे। पहला ही क्वेश्चन जो था उसको हमने लगाया था, इसका आंसर भी ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्ट्रैंड हैव रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लगता है, इज अलाउड द डुप्लीकेशन ऑफ environment containing non-radioactive thymine, which what will be the correct number of the DNA molecule that contains some radioactive thymidine after 3 duplication। 3 डुप्लीकेशन के बाद में यहाँ पे कितने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन वाले डीएनए मिल जाएंगे,
तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा देर विल फॉर सच मॉलिक्यूल, देर विल फॉर 8 मॉलिक्यूल, देर विल फॉर ओनली 1 सच स्ट्रैंड, देर विल बी 2 सच स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। अब ये देखो क्या बोल रहा है, एक डीएनए को इसने रेडियो एक्टिव बनाया। भाई डीएनए में है तो डीएनए बेटा कहीं ना कहीं थायमीन को क्या किया है, अब थायमीन को रेडियो एक्टिव करने के पीछे रीजन क्या है भाई, कुल मिला के बेटा क्वेश्चन वही है, हेवी नाइट्रोजन वाला पार्ट की ही बात कर रहा है कि एक हेवी नाइट्रोजन मतलब हेवी डीएनए बना दिया, इसको भी हेवी बना दिया, इसको भी हेवी बनाया, और उसके बाद में बोल रहा है कि इसमें 2-3 बार डुप्लीकेशन के बाद में कितने मॉलिक्यूल में यहाँ पे डीएनए हेवी रहेगा, 2 में रहेगा। हाँ ऐसा क्योंकि दो ही स्टैंड को तो आपने हेवी बनाया, अब नया जो स्टैंड बनेगा वो एक तो हेवी बनेगा, एक लाइट बनेगा, फिर एक हेवी बनेगा, फिर एक लाइट बनेगा, फिर नया यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, फिर एक हेवी रहेगा, बाकी 2 में क्या चला जाएगा, लाइट चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो 4 जनरेशन बनेगी, 1 2 3 जनरेशन के बाद में, 3 डुप्लीकेशन के बाद में क्या होगा बेटा, 2 ही मॉलिक्यूल में क्या बनेगा, हेवी पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे डी इसका आंसर बेटा चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये जो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन देने के बाद में आपका ये जो पूरा स्लाइड कंप्लीट होता है। आरएनए वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन जो हमने थोड़े से सोल्व किए। 4th नंबर क्वेश्चन को आप जरूर एक बार रीचेक करिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।